जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो आप सभी की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर जी ग्रुप डी के लिए क्लासेस चलाइए दोस्तों, ठीक है। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है आरआरबी ग्रुप डी की दोस्तों, ठीक है। 2025 की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। आज हमारी मैथ की क्लास रहने वाली दोस्तों, और इस क्लास के अंदर आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो लेवल ग्रुप डी ने पूछा हुआ, वो क्वेश्चंस आज आपके सामने में लेके आऊंगा, ठीक है। एनटीपीसी वालों के लिए भी देखना है इस क्लास को, और टारगेट आपको 25 में से 25 का लेके चलना है दोस्तों, ठीक है। यकीन मानिए अगर आप शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे ना एग्जाम तक, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं आप 25 में से 25 करके आओगे दोस्तों। बस शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका 1 मिनट निकाल के इसका सिलेबस देख लो आप लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंस आएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, अवेयरनेस और करंट अफेयर आएगी जीके की 20 नंबर की 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 90 मिनट्स दिए जाएंगे आपको करने के लिए, यानी करीबन 1.5 घंटा दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, ठीक है। नेगेटिव यानी 3 क्वेश्चन पर 1 नंबर गया दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, हमारा टारगेट मैथमेटिक्स पे है 25 में से 25 दोस्तों, ठीक है। तो शुरू से अंत तक बना रहना दोस्तों, ठीक है। आप ये ना सोचे कि आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास नहीं होगी दोस्तों, इसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास होगी दोस्तों, ठीक है। आज हर एक क्वेश्चन को आपको ही फोड़ना है दोस्तों, जहां नहीं आएगा वहां मैं बताते चलूंगा दोस्तों। और आज हम बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए। यदि संख्या 6484 y 6 8 से विभाजित है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, एनटीपीसी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिलहाल इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, हर शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों ग्रुप डी के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 6484 y ये किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है। अगर आपको 8 का नियम पता है तो 8 के नियम से फोड़िए, अगर 8 का नियम नहीं पता तो 4 गुणा 2 यानी आप इसको 4 के नियम से फोड़िए। 4 का नियम क्या कहता है? आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, और उसने कहा है न्यूनतम मान निकालना है, छोटे से छोटा नंबर। तो एक नंबर यहाँ ये फर्स्ट वाला उठा के ये 1 उठा के रखो, क्योंकि छोटा तो यही है। 1 रखोगे 16 होगा, 4 के पारे से पूरा भाग जा रहा है, तो ये यहाँ पर 1 रखने से ये पूरी तरह से 8 से विभाजित होगा दोस्तों। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो डाउट आपको घर पर लेके नहीं जाना है, ये कमेंट बॉक्स आपके डाउट के लिए बनाया जाता है। आप लोग अपना डाउट यहां पर रखिए, आपका रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए, देख सकते हैं ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या हुआ। इसका इकाई अंक बताना दोस्तों 17 से विभाजित करने पर, सभी स्टूडेंट्स को बताना है। उससे पहले मैं एक कंसेप्ट बता देता हूं। अगर आप किसी भी नंबर को n से विभाजित करोगे तो जो शेषफल आएगा दोस्तों, शेषफल आएगा वो खुद n नंबर ही होगा। इसको डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा ना वो खुद n नंबर ही होगा, दोस्तों, वो खुद n नंबर ही होगा। चलिए मैं इसके इकाई अंक उठाता हूं। इसका इकाई अंक 1 है दोस्तों, इसका इकाई अंक 2 है, और इसका इकाई अंक 3 है। मैं इनको उठा लेता हूं, 1 × 2 × 7, ठीक है। और इसको मुझे 17 से विभाजित करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे 7 नहीं है दोस्तों, 3 है दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको रफ कर लेता हूँ, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है दोस्तों। कितना लिखा हुआ है? 3। यहाँ पर 3 लिखा हुआ। अब देखिए तो 3 दूनी 6 और 6 कम 6, इस 6 को मुझे 17 से विभाजित करना है। और अभी मैंने बताया आप किसी भी नंबर को अगर n से विभाजित करोगे तो जो शेषफल आएगा वो 6 ही आएगा दोस्तों। तो यहां पर जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ठीक है। मैं आशा और उम्मीद करूंगा इस कंसेप्ट में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों आज की क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व तो सभी करेंगे, लेकिन स्मार्ट अप्रोच के साथ जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा वही बाजी मारेगा दोस्तों। क्योंकि अभी जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे उसमें सभी के यही दिक्कत आ रही कि सर जी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट तो तभी होगा जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और ऑप्शन से स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन को फोड़ोगे, है ना। तो वो सब मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, बस शुरू से अंत तक बने रहे। देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको साधारण बिन में बदलना है। ऐसे क्वेश्चन कितनी बार करवा चुका हूं, जो भी आरपीएफ के स्टूडेंट है उन्हें भी पता है। जब भी पॉइंट वाला है तो हमेशा यही मान के चलना है 24 जब भी पॉइंट वाला एक आगे कोई नंबर लिखा हो तो आपको यही मान के चलना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इस 24 के ऊपर 2 बार हैं, तो अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे, जिसके ऊपर बार होंगे जिन संख्याओं के ऊपर जितने बार, देखो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 लिखने, लिख लिया दोस्तों, लिख लिया 2 9। अब आपको क्या करना है? एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। 99 एकम 99, तो यहां पर 99 + 24/99, ठीक है। अब यहां पे सॉल्व कर लीजिए। 99 को 24 से प्लस करिए, कितना आएगा? 9 और 4 13 की 3 कैरी 1 123 आएगा। 9 9 10 11 12, हाँ 123/99। अब आप इसको दोस्तों 3 के पारे से काट लो,
3 के पहाड़े से काट लो, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। हमारा जो आंसर बैठेगा फिक्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बैठेगा। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन में भी किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। आप ये ना सोचे गुरुजी बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, दोस्तों लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा दोस्तों, है ना, एक एक सीढ़ी हम चढ़ते रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ये आया है तो आप इस क्वेश्चन को भी फोड़ने में कतई देर नहीं करोगे दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन की भी धज्जा उड़ा दो सभी स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, ठीक है, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन की जगह ये दूसरा क्वेश्चन लेके आऊँ इस टाइप का, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर छोटी छोटी गलती की वजह से स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको गलत नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अब इसको देखो, अब हम अगले अब पहले अब अभी हम सीख के आए ना, अब हम इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। मैंने अभी बताया पॉइंट के बाद आपको प्लस लगा के चलना है। 46 अपॉन, अब देखो दो संख्या को ऊपर बार है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 9 लिखेंगे, जितनी संख्या को ऊपर बार उतने 9 लिख लें दोस्तों, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करो एलसीएम लेके, और इसको इससे गुणा कर लो, कितना आएगा 99 8 कितना होता है दोस्तों, आप देख लो। चलो 9 की इसको 8 की टेबल से करके देख लो दोस्तों। 8 9 72 का 2 कैरी 7, 8 9 72 और 7 79, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया 46 अपॉन 99। अब ये वाला नंबर मैं इधर उतार के लिख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर कितना हो गया देखो, प्लस करो 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, और 79 में आप 4 जोड़ोगे तो 83 हो गया, 83 हो गया, और नीचे 99 हो गया। कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगले टाइप पे मूव करते हैं। देखो लेसे और मेसा यानी एलसीएम और एचसीएफ का, देखो क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे आपको, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। साथियों अंत तक वीडियो को वॉच कर लेना दोस्तों, आप ही की डिमांड पर यह कंटेंट तैयार किया गया है दोस्तों। इसके बाद हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। 36 और 144 के में से के आधे का मान ज्ञात करिए, यानी कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द सम ऑफ 36 एंड 144। दोस्तों यहाँ पे हाफ की जगह आप ये लिख, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 144 के, दोस्तों यहाँ पे में से को दोस्तों एचसीएफ पढ़ना है दोस्तों, एचसीएफ पढ़ना है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, एचसीएफ। तो में से क्या होता है दोस्तों, आप सभी बताइए। 36 और 144 का में से क्या होगा? में से क्या होता है दोस्तों, वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर में कॉमन आए, है ना। कॉमन मतलब जो इन दोनों नंबर में विभाजित कर दे दोस्तों, है ना, वह बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है। वो हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर को विभाजित कर दे। देखो दोस्तों इसमें अगर हाईएस्ट नंबर देखें तो 144 है। अगर आप 144 में 144 का भाग दोगे तो एक बार इजीली चला जाएगा, लेकिन ये 144 36 से तो भाग जाएगा ही नहीं। तो देखो 144 तो हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों। अब 144 के बाद कौन सा 72 है, ठीक है, 72 है। क्या 72 में 36 का भाग जाता है? तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब 36 को उठाइए, देखो दोस्तों 36 बिल्कुल सही बैठ रहा है दोस्तों, है ना, 36 बिल्कुल सही बैठ रहा है, 36 बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि हमें बड़े से बड़ा नंबर लेना है ना। देखो 18 और 36 दोनों ही है, लेकिन हमें बड़े से बड़ा नंबर लेना है। अगर आप 36 लेते हो, अगर आपने 36 का एचसीएफ माना है दोस्तों, ठीक है, अगर आप एलसीएम इसका एचसीएफ अगर 36 लेते हो, में से अगर 36 लेते हो, तो आप देख सकते हो दोस्तों में से अगर आप में से का आधा भी करो, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें वही बोला है ना, में से के आपको आधा भी करना है, क्वेश्चन ने हमें वही बोला है ना। तो अगर आप 36 लेते हो, 36 देखो 36 में 36 का भी भाग जा रहा है और 144 में भी भाग जा रहा है, ठीक है। अब आप 36 का आधा करोगे, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा, हाफ। इसका आधा करो, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें वही तो बोला है। उस क्वेश्चन ने क्या बोला, यहाँ पर ये लाइन पढ़िए, उस क्वेश्चन ने बोला है आधे का मान ज्ञात करिए। 36 तो हमें मिल गया, अब इसका हाफ क्या होगा 18, तो 18 इसका सही आंसर आएगा दोस्तों। जिसने भी 36 टिक किया गलत है भाई साहब, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बस ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो मैं इजीली सॉल्व हो जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इसका मतलब इंग्लिश वर्जन है और इसका भी आंसर 18 आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। चलिए दोस्तों अब थोड़े से लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना तभी सॉल्व होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लैसे 446 और में से 2 है, इन संख्याओं का अनुपात 13 और 16 है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है। बड़ी संख्या बतानी दोस्तों, बड़ी संख्या है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसको करने का एक तरीका है दोस्तों, आप इसका आंसर 1 सेकंड में निकाल सकते हो, 1 सेकंड में। जी हाँ दोस्तों 1 सेकंड में पॉसिबल है, स्मार्ट अप्रोच लगाना भाई साहब, ठीक है। 1 सेकंड में पॉसिबल है। पहले आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लो दोस्तों, ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, ठीक है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 416, एचसीएफ इज 2 एंड द रेशियो ऑफ दैट नंबर इज 13 एंड 16। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं इसको सॉल्व कराता हूं। हमें गुरुजी एक ही कंसेप्ट पड़ता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों, उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। ये इसके इक्वल होता है। हमें पता है उसने दो संख्याओं का लैसे और मैसे दे रखा है, कितना दे रखा है उसने लैसे और मैसे 416 मल्टीप्लाई, ये तो एलसीएम हो गया, और 2 उसने एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है उसने, हमें रेशियो दे रखा है 13x मल्टीप्लाई 16x, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब चलिए क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हैं। 16 से काटो इसको, 16 दूनी 32, 9 बचेगा, 16 पंच 80, 16 छंग 96, ठीक है। 13 की टेबल से काटो, 2 बार जाएगा और 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इस x को इस x से गुणा करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो गया, जिससे आपको x का मान पता चल गया दोस्तों, ठीक है। कितना आ गया x का मान, यहाँ पे x का मान 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हमें सबसे बड़ा मान पूछा है, तो सबसे बड़ा मान इसमें क्या है 16, 16 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 आएगा। अब इसको 1 सेकंड में कैसे फोड़ना है वो मैं आपको बताता हूं। उसने पूछा था आप लोगों को कि आप तो मुझे इसमें से मतलब सबसे बड़ा मान बताइए, तो सबसे बड़ा क्या है 16, या तो 16 ही आंसर होगा या तो 16 का कोई फैक्टर होगा। 16 का फैक्टर क्या है, 4 गुणा 4 होता है, तो 4 से मल्टीपल कौन सा है, 4 से ये नहीं जाएगा, 4 से ये भी नहीं जाएगा, 4 से ये भी नहीं जाएगा, 4 से यही जाएगा। ऐसे करके भी आप आगे बढ़ सकते थे ना, मैं दोनों ही चलूंगा लेके, स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा, देखिए ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर 32, यही है। मैंने कहा ना दोस्तों आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा ऑप्शन से उड़ाना कि कम समय में आप क्वेश्चन को कैसे फोड़ोगे, क्योंकि मैटर आपको यही करेगा कि कम समय में हमें क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है। क्वेश्चन सॉल्व तो सभी कर लेंगे लेकिन जो कम समय में फोड़ेगा वही बाजी मारेगा दोस्तों, ये सिद्धांत है दोस्तों कंपटीशन लेवल का, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं ग्रुप डी में सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे। तो गुरु ये सरलीकरण का नियम कहता है कि आप मुझे बोर्ड मास से रूल से सॉल्व करो, है ना। ऐसी संख्या हो ना एक लाइन में तो आप बोर्ड मार्क्स रूल लगाइए, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। देखो 11 और 3 कितना होता है, 14 होता है, मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया। गुणा बाहर क्या देगा 4, उसके बाद क्या रहेगा भाग, और 6 और 1 कितना होता है 7 होता है, मैंने 7 लिख दिया। माइनस आपको 21 करना है। अब इस 7 इन दोनों को दोस्तों देखो 14 गुणा 4 भाग में 7 और यहाँ पर -21, ठीक है, यही तो करना है, यहाँ पर -21। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से एक एक स्टेप को देखोगे। देखो 7 दूनी 14 होता है, ठीक है, और 4 दूनी 8 होता है। अगर आप गुरुजी 8 में से अगर हम 21 को माइनस करेंगे तो 15 माइनस का 13 आएगा ना, 18, हाँ ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का 13 आंसर आएगा दोस्तों, माइनस का 13, ठीक है, माइनस का 13। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इजीली क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। आप देख लीजिए दोस्तों क्या लेवल आता है ग्रुप डी का दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास में पीवाईक्यू क्वेश्चंस रखे दोस्तों, ताकि आपको लेवल पता चल सके। अब ये क्वेश्चन तभी फोड़ पाओगे जब आपको पता हो कि गुरुजी जो आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। यहां पर ये इंग्लिश वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब उसने कहा है गुरुजी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उसने कहा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है और उसकी मासिक आय में अगर 10% की वृद्धि होती है तो उसकी पिछली बचत में 20% अधिक बचत करता है, पिछली बचत से वो 20% अधिक बचत करता है, ठीक है। तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत ज्ञात करिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी। मैंने कहा था ना धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता रहेगा दोस्तों, ठीक है, बहुत ही शानदार। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, हमें पता है गुरुजी जो आय होती है, जो इनकम होती है, आय होती है, वो आय क्या होती है, खर्च। एक बार मैं हिंदी में लिखता हूँ फिर आपको इंग्लिश में भी बोल दूंगा। खर्च प्लस बचत होती है। क्या होता है मेरे मित्रों, खर्च प्लस बचत होती है। जो इनकम होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा कर लूं, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैं तो पहले अपनी आय में 30% की बचत कर रहा हूं, 30% की बचत बोला उसने, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए। भाई हम मैथ के क्वेश्चन देखें और ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, 3/10 होती है। कितनी, 3/10 होती है, 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यानी अगर आप, उसने कहा मासिक आय का, ठीक है, अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 3 रुपए बचत कर रहे हो, 3 रुपए बचत कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे 3 रुपए बचत करो। अब आप खुद दिमाग लगाओ, 10 रुपए कमा रहे हो, 3 रुपए बचत कर रहे हो, तो खर्च कितने कर रहे हो। भाई कॉमन सेंस की बात है, 7 रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक जीरो एक्स्ट्रा और लगाओ ताकि हमारे पॉइंट्स में नाम फंसे, ठीक है, ताकि हम पॉइंट्स में ना फंसे। अब वो कह रहा है यदि उसके मासिक आय में यानी इनकम में 10% की वृद्धि होती है तो 100 का 10% कितना होता है, 110 होता है दोस्तों, ठीक है, 110 होता है। इसमें दोस्तों 10% की क्या हो गई, इंक्रीजमेंट हो गया, ठीक है, 10% की वृद्धि होकर ये कितना बन गया, 110 बन गया। थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा दूर लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में दोस्तों, ठीक है। जो बच्चे पीडीएफ से रिवीजन करेंगे ताकि उनको भी समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो ये आ गया 110 रुपए, ठीक है, 110 रुपए। अब वो कह रहा है यदि तो ऐसा करने से तो उसकी पिछली बचत में 20% अधिक बचत होती है। देखो पिछली बचत 30 थी, इस 30 का 20% निकालो, 6 रुपए आएगा। अगर आप 30 का 20% यहां पर निकालोगे तो 6 रुपए आएगा दोस्तों, 6 रुपए आएगा। 3 दूनी 6, यानी 30 से कितनी हो गई, 36 हो गई दोस्तों, कितनी, 36 हो गई। अब आप 110 रुपए कमा रहे हो, 36 रुपए बचत कर रहे हो, तो खर्च कितना कर रहे हो, क्वेश्चन ये कह रहा है। चलिए दोस्तों बताइए, आप 110 में से अगर 36 घटाएंगे तो 74 बचेगा, 74 कितना बचेगा, यानी कि 74 रुपए आप खर्च कर रहे हो दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन ने यही तो बोला है कि आप मुझे खर्चे में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई बता दो। देखो पहले खर्चा था 70 रुपए, अब खर्चा हो गया 74 रुपए, यानी कि 4 का इंक्रीजमेंट हो गया दोस्तों। किसके ऊपर हुआ, इस 70 के ऊपर,
ना इस सीटर के ऊपर 100 पे कितना हुआ है, मैं प्रतिशत में वैल्यू पूछी है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से यहाँ से एक जीरो उठाएंगे तो 40/7 कितना हो गया दोस्तों, 40/7। और 40/7 का मतलब क्या होता है, देख लो 40/7 का मतलब क्या होता है। तो 7 चौके 7 पंचे 35, 5.7%। 5.7% इसका फाइनल आंसर है दोस्तों, 5.7% इसका फाइनल आंसर है। मजा आ गया भाई साहब। कंसेप्ट अगर मजबूत होंगे, ये तो समझाने के तौर पे इतना टाइम लगा, कंसेप्ट अगर मजबूत होंगे दोस्तों 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में फोड़ दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 5.7%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये बताइए आप लोग। मूर्ति ने 117% के लाभ पर जूते के जोड़े 2223 रुपए में बेचे दोस्तों, ठीक है, बेचे थे। जूते के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था, बताइए दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं दोस्तों। हमें पता है दोस्तों उसने कितने रुपए में सामान खरीदा, बेचा था उसने 2223 रुपए में सामान को बेचा। ऐसा बेचने से उससे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 17% का, यानी कि ये 117 का मान है। और आपको पूछा क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान पूछा है। देखा, ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों, टाइम देखिए। अब आप कर सकते हैं, आप इसको दोस्तों 13 नंबे 117 13 की जल्द से काटिए, 13 एकम 13, 13 एकम 13, यहाँ पे 7 और 9, 13 पंचे 73 91 और 13 एकम 13, और ये जाएगा 19 बार, और ये आएगा 1900 आंसर। देखो दोस्तों, ऐसे स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन को फोड़ने दोस्तों फटाफट, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 1900 रुपये आएगा दोस्तों। देखो, किसी भी क्वेश्चन से आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैं यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम तक देख लेते ना ये क्लासेस डेली, मैं विश्वास दिला रहा हूं आप 25 में से 25 फोड़ के आओगे, ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। एक एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाकर आओगे दोस्तों आप लोग। यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में एक वस्तु खरीदकर उसे 25% के लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर आपने मुझे ध्यान से पढ़ लिया तो मैं इजीली सॉल्व हो जाऊंगा, अगर आपने गलती करी तो मैं गलत होऊंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई साहब, देख सकते हैं 2021 में पूछा गया क्वेश्चन एनटीपीसी के, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक झटके में कैसे फोड़ना है। देखो, हमें 60 रुपए में उसने क्या बोला, खरीद कर, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखी है, यानी कि विक्रय क्रय मूल्य दे रखा है। तो 60 रुपए का तो हमें क्रय मूल्य देखा है, और ये क्रय मूल्य अपने आप में 100% का है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऐसा करने से 25% के लाभ पर बेच दिया, अब उसको 25% का लाभ चाहिए, यानी कि हमें इस 125 का मान पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब, गलत करोगे तो गलत होगा दोस्तों, ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 की टेबल से 15 बार, 15 पंचे 75, ऐसे क्वेश्चन को फोड़ना है। ये स्मार्ट अप्रोच लगानी है और कैलकुलेशन को फास्ट रखना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट और 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु का सूची मूल्य 800 रुपए है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। आरआरबी एनटीपीसी 7/10/2022 में पूछा गया था। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, इंग्लिश वर्जन वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि आप मुझे लाइन पर सॉल्व कर लो, मैं इजीली सॉल्व हो जाऊंगा और जल्दी आंसर आप करके आओगे। चलिए भाई, इसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। हमें पता है सूची मूल्य का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य, एमआरपी, मार्क प्राइस, है ना, ध्यान रखना। तो एमआरपी क्या है, 800 रुपए। आप सभी को पता है जो छूट प्रतिशत होती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है ना। जो डिस्काउंट होता है वो किस पे दिया जाता है दोस्तों, डिस्काउंट किस पे दिया होता है, एमआरपी पर दिया जाता है ना। 800 रुपए का मूल्य था, उस पे आप कितने रुपए की 25% की छूट दे रहे हो। पहले मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 होती है। देखो, फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए दोस्तों। आप कॉम्पिटिशन लेवल का एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, ये चीज तो पता होनी चाहिए। यानी कि गुरुजी 4 रुपए की चीज थी, मुझे 4 रुपए की चीज थी, उस पर हमने 1 रुपए की छूट दे दी, यानी कि हमने 3/4 में बेच दी दोस्तों, ठीक है। देखो, आप ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यहां से आपको सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य मिलेगा। 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपए की छूट, 9 रुपए बेच दिया, 9/10 में बेच दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, विक्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। देखो, पहले आप इसको काटोगे, कितनी बार जाएगा, यहां से 200 बार जाएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है 1 जीरो से आप यहां से 1 जीरो हटा दोगे, 9 × 27, और 27 को 20 से गुणा करोगे, 540 आंसर आएगा भाई साहब, 540 आएगा, क्योंकि 27 दूनी 54 और 1 जीरो 540, ठीक है दोस्तों। आपको इजीली ऐसे क्वेश्चंस को फोड़ने दोस्तों, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है और इसका आंसर भी कितना है, 540 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपके स्क्रीन पर है। राही किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया राही ने, ठीक है, जिस पर उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही है दोस्तों, यदि यहाँ पे राही है, यदि राही ने 5 सालों के लिए धनराशि को बैंक में रखा था तो उसे प्राप्त होने वाला ब्याज कितना होगा दोस्तों, ब्याज की राशि कितनी होगी, ब्याज पूछ रहा है भाई साहब। इजीली क्वेश्चन को फोड़ सकते हो, ओरल भी फोड़ सकते हो दोस्तों। 8 पंचे 40, 4 छंग 24, 240 आंसर आ गया। हाँ दोस्तों, जब आपको कंसेप्ट पता हो 240 आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप वीडियो को पॉज कर भी देख सकते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। आंसर करिए, ठीक है। देखा दोस्तों कैसे ओरली आंसर है। यही तो अप्रोच मुझे सिखाना आप लोगों को। हम इसको इजीली फास्ट कैसे फोड़ सकते हैं, जब हमें यह पता हो गुरुजी, जो दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, हमें यह पता है। हमें दर दे रखी 8% की, ठीक है, और हमें जो
समय दे रखा है वो 5 सालों का, तो हमारा जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 40% होगा, 40%। ठीक है, हमारा जो ब्याज होगा 40%, यानी कि हमें 600 का 40% निकालना है ना। ओरली इसीलिए आंसर, आपको ये कंसेप्ट पता होगा तभी ओरल बोल पाओगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 चौके 24 यानी 240। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना 240 आएगा। तो ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगानी है दोस्तों, ओरली आंखों में भस्म करना है क्वेश्चंस को दोस्तों। ठीक है, तभी हम कॉम्पिटिशन लेवल में स्टूडेंट से आगे रहेंगे। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था, वो भी सीबीटी 2 लेवल 2 में पूछा गया था क्वेश्चन, देख लो दोस्तों आप, है ना। तो इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों, 240 रुपए। अगला क्वेश्चन मेरे वीर, एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर से प्राप्त होने वाले ब्याज 400 रुपए है। दोस्तों ये ब्याज दे रखा है, इसी धनराशि के लिए उसी दर पर उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। भाई साहब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मजा आ जाएगा दोस्तों, सही बता रहा हूं दोस्तों, मजा आ जाएगा दोस्तों। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, अच्छा इसका हिंदी वर्जन आया नहीं, मैंने इंग्लिश वर्जन नहीं दिया ना। अच्छा इंग्लिश वर्जन नहीं दिया, कोई बात नहीं दोस्तों, आप हिंदी समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो कोई भी मतलब अमाउंट है दोस्तों, उस पर 10% की मतलब रेट है, और उस पर जो मतलब जो इंटरेस्ट दे रखा है वो 400 रुपीज़ का है। ठीक है, और उसने कहा है कि इसी धनराशि पर यानी कि सेम प्रिंसिपल पर, सेम रेट पर, सेम टाइम पर अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली का केस है दोस्तों। तो ब्याज क्या होगा, है ना, इंटरेस्ट क्या होगा, हाफ ईयरली का केस है। और अर्धवार्षिक के केस क्या कहता है, हमें अर्धवार्षिक का केस कहता है कि गुरुजी जो दर होती है वो तो आधी हो जाएगी, और जो टाइम है, जो समय है वो दुगुना हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, दोगुना। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। अब क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाएंगे, पहले तो आप यहां तक पढ़ो, मुझे कुछ नहीं पढ़ना, मुझे बस इतना पढ़ना है, मुझे बस इतना पढ़ना है, और इस नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। वो कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर, एक साल में 10% की दर से होने वाला ब्याज 400 रुपए। तो यहां से आप धनराशि निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, ब्याज दे रखा है। ठीक है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। 10% की दर क्या होती है, 1/10, यानी 10 से वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई है। ये मूलधन है दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं मूलधन, एक बार मैं इसको सही से लिख देता हूं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। मूलधन यानी प्रिंसिपल, और मिश्रधन यानी कि अमाउंट। मिश्रधन का मतलब होता है दोस्तों अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर कितने राशि कितनी होगी, 10 से 11 होगी दोस्तों, 10 से 11 होगी। अब आप खुद बताइए यहां पर ब्याज कितने का मिल रहा है, यहां पर ब्याज 1 रुपए का मिल रहा है, लेकिन उसने 10% की वैल्यू दे रखी है। मूलधन की वैल्यू, हमें ब्याज की वैल्यू दे रखी है, 1 मिनट, ब्याज की वैल्यू दे रखी है उसने, हमें ब्याज की वैल्यू 1 रुपए हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई 400 रुपए है ब्याज। तो इस 1 रुपए की, देखो क्वेश्चन ने क्या किया, 400 रुपए ब्याज है ना, तो इस 1 रुपए का मान 400 दे रखा है। तो आप यहां से धनराशि मूल राशि निकाली, यानी प्रिंसिपल निकाल लो। तो 400 को 10 से गुणा करोगे तो 4,000 रुपये आपकी क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि यह आ गया आपका मूलधन आ गया। अब इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दो। उसने कहा है कि तो इसी धनराशि पर यानी इसी 4,000 पर उतनी अवधि के लिए, उतनी अवधि मतलब 1 साल की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए दोस्तों। तो हम, और वो भी ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है इस बार। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, अर्धवार्षिक के केस में मैंने आपको बताया कि दर आधी हो जाएगी, समय दुगना हो जाएगा। तो 1 का दुगना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और दर कितनी, 10%, 10 की, अब नई रेट क्या आ जाएगी हमारे पास, नई रेट आएगी 10 की आधी, यहाँ पर लिख लो 10 की आधी यानी 5% की दर आएगी। अब इस बार यहाँ पर रेट आ गई 5%, और जो टाइम है 1 वर्ष से कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया, और हमें प्रिंसिपल भी पता है, रेट भी पता है, टाइम भी पता है, तो इजीली ब्याज निकाल सकते हैं। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20% होती है, कितनी, 1/20, यानी कि मूलधन और मिश्रधन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। देखो आप ओरल कैसे निकालोगे, यहाँ से 20 से 21 यानी 20 का उसका 400, 400 से 441, कितने का अंतर है, 41 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऐसे फोड़ना है, ऐसे फोड़ना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देखो मूलधन कितना 20 से 21 हो गया, यानी 2 साल है ना, तो 2 स्क्वायर लगाना आपको, है ना, 2 साल है तो स्क्वायर लगाना है, वर्ग लगाना है ना। तो यहाँ पर आपको राशि पता चल गई, यहाँ पर कितनी 400, और यहाँ पे कितना आ गया 441 दोस्तों। यहाँ पर ब्याज कितने का मिल रहा है, यहाँ पर ब्याज कितने का मिल रहा है, यहाँ पर 41 रुपये का ब्याज मिल रहा है, और राशि आपको 4,000 दे रखी है, कितने गुना, 10 गुना, कितने गुना दे रखी है यहाँ पे, ये कितने गुना है, 10 गुना है। तो 10 गुना आपको इसको भी 10 से ही गुना करना है, इसको भी 10 से ही गुना करना है। भाई साहब मजा आ गया, 410 रुपये, 410 रुपये, मैंने कहा था ना ओरली ऐसे ही फोन है दोस्तों, 410 रुपये, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बहुत ही शानदार था, मैंने कहा था ना लेवल बढ़ेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। अगर जिसको समझ में ना आया हो, वीडियो का कर्सर थोड़ा सा पीछे करिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये बताइए, के और एम की आयु का अनुपात दे रखा है 7 और 5, और उनकी आयु का योगफल 72 है। तो 9 वर्ष के बाद, दोस्तों ये 9 वर्ष है, 19 मत समझ लेना, ये 9 वर्ष है। 9 वर्ष के बाद के और एम की आयु का अनुपात क्या होगा, देख सकते हैं ग्रुप डी में 2022 में। देखो एक तरफ के और एक तरफ एम, इनकी आयु का अनुपात 7 और 5 है। हमारा इसमें योग करें, अगर इनको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12x आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है योगफल, तो 72 वर्ष है, 72 वर्ष है, तो कितने गुना, 6 गुना। इसको आप एक सेकंड में भी आंसर कर सकते हो दोस्तों,
चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप बेसिक ही करिए, इसमें 1 सेकंड नहीं हो, बेसिक से कर लीजिए, ठीक है। तो 6 गुना, तो x का मान 6 गुना पता चल गया, तो इसको भी 6 से गुना कर लो। यहाँ पर आपको इनकी राशि इनकी एज पता चलेगी। 7 छंग 42 वर्ष का ये रहा, और 6 पंजे 30 वर्ष का ये रहा। अब उस क्वेश्चन ने क्या क्या ध्यान से पढ़िएगा। अब वो कह रहा है कि 9 वर्ष के बाद, यानी 9 साल इसमें भी प्लस करिए और 9 साल इसमें भी प्लस करिए। के और एम, उसने कहा के और एम की आयु का अनुपात, 9 वर्ष इसमें प्लस करेंगे तो कितना होगा, 51 होगा, और यहाँ कितना होगा, 39 होगा। यहाँ पर अनुपात यहाँ पे कितना होगा, 39 होगा। कितना होगा दोस्तों, 39 कितना होगा दोस्तों, 39 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 39। अब ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, के और एम की। यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ वैल्यू। ये के है और ये एम है। कितना आ रहा है इनकी वैल्यू, 51। 13 के मल्टीपल है दोस्तों, 13 के मल्टीपल है, नहीं 13 के नहीं है, हाँ यही तो आ रहा है। 8 और 1 7 छंग 42, 12 छंग 72 और 7 छंग 42, ठीक है। 42 और 30, ठीक है। 8 50 और 51, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसको 3 की टेबल से काट लो। 3 की टेबल 17 × 51 और 3 की टेबल से काटोगे 3 × 3 और 13 × 39, ठीक है। तो 17 और 13 आ रहा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ रहा दोस्तों। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों इसमें, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन था, ये इसका इंग्लिश वर्जन था दोस्तों, ये इसका इंग्लिश वर्जन था, इसका भी आंसर बी आया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब ये बताइए दोस्तों, 14वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बताइए दोस्तों, गलती मत करना क्वेश्चन, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट छोटे से क्वेश्चन को भी गलत करेंगे। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करिए। 11 के प्रथम, 11 के, यहाँ पे के लिखना भूल गए भाई हमारी टीम, ठीक है। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करिए। तो 11 के प्रथम 12 गुणजों का, तो 11 गुणा 11, ठीक है। 11 कन 11, 11 दूनी 22 है ना, 22 तक, ठीक है। 11 कन 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ऐसे करके लास्ट 12 तक, यानी 11 गुणा 12 कितना होता है, 132 होता है। तो आप सभी को पता है 11 के प्रथम 12 गुणजों का होता है, तो n+1 लगा लो। फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट अपॉन 2 कर लो। फर्स्ट टर्म 11 है और दूसरी टर्म 132 है, तो 11 + 132 अपॉन में 2, तो कितना हो रहा है, जोड़ लो, इसको काउंट कर लो, ठीक है। 2 और 1 3 हो रहा है, तो 1 14, 143 अपॉन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 14, 3 1 3, 71.5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा, 71.5 आएगा, 71.5 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही शानदार। ये बताइए, ए किसी कार को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार को 4 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब 1 सेकंड में कैसे फोड़ सकते हैं आप देखिए दोस्तों, 10 और 1 14, 10 40, 40/14, तो 20/7, 20/7 है ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, ऐसे ओरली करना है। कब करना है, देखो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं बेसिक और दोनों बताऊंगा। जब भी आपको ऐसे बोला ना, ए काम इसी इतने दिन में कर सकता, बी इसी इतने दिन में कर सकता, दोनों मिलकर पूछे तो आपको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, गुणा बट्टे अंतर लगाना है, गुणा बट्टे योग लगाना है, गुणा बट्टे योग करना है, गुणा बट्टे योग करना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तब, ठीक है। तो गुणा कितना हो रहा है, देखो 10 गुणा 4 और योग कितना, 10 और 4 14, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 40/14। 2 के पारे से काट लो इसको, 2 के पारे से काट लो, कितना आएगा, 2 20 बार जाएगा और 20/7 आएगा। ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, बोला तो सी आ गया, ठीक है। ऐसे ही करना है। अब बेसिक से अगर जाओगे तो देखो यही आंसर आएगा। ए किसी काम को कितनी देर में कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में, उसी तरह से बी उसी काम को 4 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एलसीएम वही लेना जो दोनों नंबर को काट सके। 10 दूनी 20, तो 20 एलसीएम होगा। तो इसकी क्षमता कितनी आ रही है, इसकी क्षमता 2 आ रही है, इसकी क्षमता 5 आ रही है, तो दोनों मिलकर पूछा उसने, दोनों मिलकर, इसकी क्षमता 5 है, दोनों मिलकर आए, तो टोटल काम तो कितना है, 20 है। और दोनों की क्षमताएं कितनी हैं देख लो आप लोग, 2 क्षमता इसकी, एक ही, और 3 क्षमता, 5 क्षमता इस बी की, 5 और 2 7, तो भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को फोड़ना है दोस्तों, ठीक है। तो कैसा रहा आज आप लोगों का रिवीजन, इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों को इजी तरीके से समझाने में, इजी वे में समझाने में, ठीक है। तो अगर आपको साथियों ये मेहनत पसंद है, अगर आपको समझ में आया सेशन, तो मेरे वीरों इस क्लास को लाइक जरूर करना। आप ही की भारी डिमांड थी कि सर जी ग्रुप डी की क्लासेस चलाइए दोस्तों, ठीक है। तो आपकी डिमांड को एक बार पूरा करते हुए मैं एक बार आपके लिए क्लास लेकर, तो मेरे सभी वीरों से निवेदन है कि क्लास को लाइक और जितना हो सके इस क्लास को शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ, ठीक है। तो पहले हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस को निपटेंगे, उसके बाद हम उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। डेली क्लास चलेगी दोस्तों आप लोगों के लिए, पूरी कोशिश रहेगी कि डेली क्लास चलेगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास होगी स्टार्ट 8 बजे। मैं लिख देता हूं आरपीएफ की क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी। आरपीएफ की क्लास दोस्तों 8 बजे आएगी दोस्तों, 8 PM पे, अभी इसके 1-2 घंटे बाद, ठीक है। 8 PM पर आरपीएफ की क्लास आएगी दोस्तों, आपको देख लेना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें या सेशन को पहली बार वॉच करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही कंटेंट के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले भेजेगा दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी।
क्लास की पीडीएफ, क्लास पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। अब टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पर है दोस्तों? तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। हमारा वही नाम है, शाक्या जीके क्लासेस, टेलीग्राम ग्रुप का वही नाम है। आप वहां पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करिए और पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो कोशिश पूरी रहेगी क्लास कंटिन्यू रहे, और इसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास है दोस्तों, ठीक है। आपको वो भी देखना है दोस्तों, ठीक है। तो कल मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर। और दोस्तों एनटीपीसी वालों को भी देखना है, ये ना सोचे कि एनटीपीसी वालों को देखना है कि नहीं, उनको भी देखना है दोस्तों, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो कल साथियों हम इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद मित्रों, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए, धन्यवाद।